नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। G20 समिट भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन दुनिया में भारत का डंका अभी भी बज रहा है। दुनिया के देशों में हिंदुस्तान के पीछे खड़े होने की होड़ मची है। दुनिया भारत की मुरीद हो चुकी है, तो पड़ोसी पाकिस्तान लाचारी और बेबसी के आंसू बहाने और छाती पीटने पर मजबूर है। आलम यह है कि अब खुद अपने ही मुल्क में पीओके की आवाम पाकिस्तान को दुत्कार रही है। इस बीच एक सवाल जिसने नई बहस छेड़ दी है, सवाल ये कि क्या पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है? क्या पाकिस्तान का नया इतिहास लिखा जाने वाला है? क्या पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा अब हिंदुस्तान की सरहद के अंदर आने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व सेनाध्यक्ष और अब मोदी सरकार में मंत्री वीके सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। वीके सिंह ने एक सवाल के जवाब में दावा किया है कि जल्द ही खुद ब खुद पीओके भारत के अंदर आ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर मोदी सरकार के नेक्स्ट एक्शन का टाइम आने वाला है? क्या कंगाल पाकिस्तान में अब किसी को अपना भविष्य नहीं दिख रहा? क्या पीओके में बगावत की तैयारी है? क्या पीओके का खुद भारत के अंदर आ जाना इतना आसान है? ऐसे में क्या पीओके को लेकर भी एक्शन शुरू हो चुका है, या वाकई पाकिस्तान इतना लाचार और कंगाल हो गया है कि अब पीओके पर प्रोपेगेंडा और कब्जा उसके बूते की बात नहीं रह गई है? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनिए आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने क्या कहा। जिन लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। तो केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर से सुगबुगाहट है। वहीं पाकिस्तान के अंदर से खुद जब ऐसी आवाजें आ रही हैं, तो सवाल यही कि क्या यही समय है, सही समय है? इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। अमजद अयूब मिर्जा, पीओके एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। शायन अली एक्टिविस्ट हैं। हामिद बशानी कॉलमिस्ट हमारे साथ हैं। और आरजू काजमी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरजू काजमी जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। एक तरफ जहां पूरा भारत जश्न मना रहा है, जहां पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है, भारत की लीडरशिप की चर्चा हो रही है, भारत की मेहमान नवाजी की चर्चा हो रही है, वहीं पाकिस्तान में अपने ही मुल्क के अंदर क्यों पीओके से आवाज खड़ी हो रही है कि अब भारत का हिस्सा हमें बनना है, भारत में मिलना है? देखिए, पाकिस्तान में इस तरह के मोमेंट जो है तकरीबन हर जगह ही आपको दिखेंगी, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो या पंजाब। हर जगह जो आजकल हालात हैं पाकिस्तान के, इस वजह से इस किस्म की आपको दिखाई देंगी प्रोटेस्ट। लेकिन ये कहना कि जी ये बड़ा कोई आसान काम है और बहुत आसानी से जो है वो पाकिस्तान की साइड पे जो कश्मीर है वो आपको मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता। वरना 76 ईयर्स में कोई ना कोई बात हो गई होती। ये ज़रूर है कि बैठ के बातचीत करनी चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब है तो ये काम आपको अगर आसान लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। मुझसे कहीं ज़्यादा जो है वो समझदार लोग और मैच्योर लोग जो हैं आपके साथ हैं, और मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हर जगह पर ही इस वक्त जो है वो चाहे महंगाई हो या कोई भी बात हो, उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और अगर कश्मीर में भी ऐसा हो रहा है तो यकीनन कश्मीर में यकीनन कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि वो भारत के साथ मिल जाएं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल ये काम आपको इतना आसान नहीं लग रहा जितना आपके पॉलिटिशियन समझ रहे हैं। ठीक है काजमी जी, देखिए ये तो आवाज अंदर से उठ रही है और उन आवाजों के बलबूते पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए G20 को लेकर भी मैं चर्चा सुन रही थी, और G20 को लेकर जो चर्चा पाकिस्तान में हो रही थी, एक एक मेहमान पर नजर पाकिस्तान की भी थी। चाहे आप बात कर लीजिए सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस आए थे, वो वहां जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको लेकर पाकिस्तान की पूरी नजर थी। यहाँ पर आए जो प्रगाढ़ दोस्ती है, जो मजबूत दोस्ती है भारत और मोहम्मद बिन सलमान में, वो भी देखने को मिली। और इसकी चर्चा पाकिस्तान में क्यों हुई, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान हमेशा इस बात पे नजर रखेगा जो कुछ भी भारत में हो रहा हो, चाहे वो G20 हो, SCO की मीटिंग्स हो, क्योंकि बिल्कुल साथ एक तो बॉर्डर लगते हैं, दूसरा हमेशा से जो एक लड़ाई झगड़ा एक दुश्मनी चली है तो नज़र तो रखी जाती है। लेकिन मुझे तो इसी बात का अफसोस है कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं है, और आइंदा भी हमें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान को अचीव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा कि हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं, जो
अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया ने एक बात साबित की है, G20 का बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था आपका, और उसके लिए यकीनन आप लोग जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक बनते हैं। संजय कुलकर्णी जी, एक तरफ इंडिया अभी पूरे जश्न में डूबा हुआ है और इंडिया की जो धमक है, भारत की जो धमक है, वो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ऐसे में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का बयान सामने आना, पीओके से आवाज उठना, क्या यही समय है, सही समय है पीओके को भारत में मिलाने के लिए? धन्यवाद। जैसे मंत्री जी ने कहा, एक ही बात कही उन्होंने कि पीओके अपने आप मिल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जिस तरीके से पीओके के अंदर इन्फ्लेशन आप देख लीजिए, सब जगह खाने की किल्लत है, पेट्रोल 300 रुपए लीटर से ज्यादा तो पेट्रोल के दाम है, परेशानी है। मैं खुद मुजफ्फराबाद, मैं जहाँ पे डिप्लॉयड था उससे ज्यादा दूर नहीं था। मैं गिलगित बाल्टिस्तान में, मैं स्कार्दू से ज्यादा दूर नहीं था जब मैं तुर्तुक में था। तो मुझे मालूम है वहाँ के जो लोग हैं, उनसे इधर आते थे, बातचीत होती थी, तो वहां पे जरूर किल्लत है। और उसको देख करके उनको लगता है कि भारत में विलय होने में उनका फायदा होगा, क्योंकि उनको वहां पे बहुत परेशानी है। और जब वो इस तरफ लोगों से बातचीत करते हैं, उनके आधे रिश्तेदार इस तरफ है, कुछ रिश्तेदार उस तरफ है, तो उनको दिखता है, बातचीत होती है, उन्हें पता चलता है कि भारत के अंदर जिस तरीके से तरक्की हुई है, जिस तरीके से मुल्क आगे गया है, उन्हें भी लगता है कि उन्हें भी अगर भारत के साथ विलय हो जाता तो अच्छा लगता। उन्हें बार बार ये लगता है कि कारगिल स्कार्दू वाला जो रूट है वो खुलना चाहिए, जिससे ट्रेड हो, उनके वहां पे जो किल्लत है वो किल्लत दूर हो जाए। इसीलिए लोगों को हमेशा यही लगता है कि जो अपना गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है वो अपने आप ही खुद, क्योंकि वो आवाज वहीं से उठ रही है, हम नहीं कह रहे, वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम भारत के साथ विलय चाहते हैं, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से तरक्की की है, भारत का जो नेतृत्व है उसको देख करके वो खुश है। और उनको खुद को लगता है कि शिया जो कम्युनिटी है उधर, उनके साथ जो बेइंसाफी हो रही है गिलगित बाल्टिस्तान में, उसको देखते हुए उन्हें परेशानी है। तो इसलिए वो जनरल वीके सिंह ने इस बात का कहा कि आप थोड़ा संयम रखिए, अपने आप जो है गिलगित बाल्टिस्तान भारत के साथ विलय हो जाएगा। अय्यूब मिर्जा साहब, जो G20 में हुआ या जितने भी इवेंट भारत में हो रहे हैं, जितने भी नाम भारत के नाम, इतिहास भारत के नाम जुड़ रहे हैं, जितने भी कदम भारत उठा रहे हैं, उसकी चर्चा पाकिस्तान में भी लाजमी है। पाकिस्तान में एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। ऐसे में पीओके से आवाज उठना किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये आवाज सिर्फ आवाज बनकर रह जाएगी, या वाकई में जो एक मुकम्मल करने की बात इससे कही जा रही है, ये मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा आने वाले वक्त में? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये बात नहीं है कि पीओजेके के लोग भारत में इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, वरना भारत तो अब तरक्की कर रहा है ना। भारत से पहले तो चीन तरक्की कर रहा था, लेकिन पीओजेके के लोगों ने तो नहीं कहा कि हमने चाइना का हिस्सा बनना है क्योंकि चाइना तरक्की कर रहा है। बात यह है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर इज एन ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी। हम इंडियन सिटीजन हैं बाय डिफॉल्ट। गिलगित बल्तिस्तान का, पीओजेके का हर नागरिक भारतीय शहरी है, चाहे वो माने या ना माने। तो पहली तो बात यह है कि हमारा अपनी मातृभूमि के साथ जुड़ने का जो एक जो तमन्ना, ख्वाहिश और ये जो भूख है कि वो इसमें ज्यादा कार फरमा है बनिस्बत के इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब आ जाते G20 और चंद्रयान 3 की तरफ। देखें, चंद्रयान 3 का बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है पीओजेके के लोगों पे कि इंडिया ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि वो चांद पे पहुंच गए। एक नफसियाती असर हुआ है, पूरे पाकिस्तान पे हुआ है, लेकिन पीओजेके पे भी हुआ है। दूसरा, G20 का जो इजलास जब हुआ वहां पे, क्या उसे कहते हैं, कश्मीर में, श्रीनगर में, उसने भी आंखें खोली लोगों की कि ये क्या झूठ पाकिस्तान हमें बताता रहा है 70 साल तक कि वहां फौजें हैं, वहां बड़ा जुल्म हो रहा है, वहां कोई तरक्की नहीं है और लोग जो है वो भारत के खिलाफ हैं। वहां तो भारत हजारों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो एक अलग साइकोलॉजिकल इफेक्ट। फिर सोशल मीडिया के जरिए जो है कम्युनिकेशन लोगों की बड़ी आपस में, लोगों को पता चला। फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने वहां कश्मीर के लोगों के साथ राब्ता करके उनके प्रोग्राम्स किए। तो ये पूरा एक जो सिस्टम था, इसमें दो चीजें हुई। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव पाश हो गया, और दूसरा ये कि लोगों को ये पता चला कि असल काबिज इंडिया नहीं है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमारी रियासत पे हमला किया। अब वो कहते हैं इसका सोल्यूशन क्या है?
तो इसका जो सोल्यूशन मैंने पेश किया है, वो सबसे पहला स्टेप उसका जो है वो है रियासत की वहदत की बहाली। ये जितने ब्रोकन पार्ट्स हैं कश्मीर की रियासत के, इनको इकट्ठा होना चाहिए। और आज की तारीख में वो 26 अक्टूबर 1947 के महाराजा हरि सिंह के जो मुआहदा ला के भारत है, उसके तहत दोबारा ये रियासतें वापस इकट्ठी हो सकती हैं। और पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये इकट्ठी हो, वरना ये एक तरफा रायशुमारी कराते ना वहां, उनको पता है कि इनको वोट नहीं पड़ेगा। आज मैं कहता हूं आप रायशुमारी कराएं, आज पूरी रियासत में कराएं, पाकिस्तान को डिफीट हो जाएगी उस रायशुमारी में। या लोग इंडिया को वोट देंगे ज्यादा, और सेकंड मेजॉरिटी जो होगी वो खुद मुख्तार कश्मीर की होगी, थर्ड फोर्थ पोजीशन पे जाके पाकिस्तान के वोट आएंगे। सबसे ज्यादा लोग इंडिया के साथ जाने को वोट देंगे। अगर यही क्राइटेरिया रखना है आपने मसला कश्मीर हल करने का, मेरे नजदीक तो मसला कश्मीर जो है वो सिर्फ ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। मेरे नजदीक मसला कश्मीर रायशुमारी और ये और वो, ये जो ढकोसले हैं, ये सब फ्रॉड है। कश्मीर का कोई मसला नहीं है। कश्मीर का इलाक भारत के साथ उसी तरह हुआ जिसका 560 से ज्यादा फ्री स्टेट्स का हुआ है। ठीक, बाकी जो है भान की जो बातें लोग करना चाहे तो वो उनका प्रॉब्लम है। मैं तो लीगल पोजीशन जो है उसकी बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल। देखिए शाहीन अली साहब, क्या यही वजह है, देखिए प्रोपेगेंडा कितना भी चलाया जाए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो प्रोपेगेंडा जब असल में खबरें पूरी दुनिया से छनकर सामने आती हैं, जब पूरी दुनिया में भारत का नाम होता है, भारत की कामयाबी का नाम होता है, चाहे फिर चंद्रयान 3 की बात कर लीजिए या G20 की बात कर लीजिए, क्या यही वो तमाम वजह हैं जिसकी वजह से अंदर से ही अब ये आवाजें उठ रही हैं और जिसकी चर्चा आम आवाम भी कर रही है पाकिस्तान की? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये लोग ना अपने लिए एक वर्ड यूज करते हैं। आप न्यूज चैनल देखें पाकिस्तान का, तो ये लोग बोलते हैं अपने आप को आजाद कश्मीर। अब मैं आपको इनकी हिपोक्रेसी बताता हूँ। ये लोग अपने आप को बोलते तो हैं आजाद कश्मीर, लेकिन सिर्फ अभी मैंने पहले भी बात बताई थी, 2018 के अंदर जब मैं मुजफ्फराबाद के अंदर, ये एक छोटी सी जगह थी, वहां पर हमें एक अपनी शॉर्ट फिल्म का छोटा सा सीन शूट करना था। तो जब हमने वहां पर हम गए तो वहां पर हमें 6 पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स ने हमें रोक लिया। उन्होंने हमसे बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, हालांकि वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो उसके अंदर आता है वो एरिया, लेकिन उधर उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। तो आई थिंक ये कोई बहुत ही बड़ी चीज है जो हमसे लोग छुपा रहे हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि आप, ये तो पाकिस्तान के अंदर आते हैं ये जो एरिया है, तो आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उन्होंने कहा कि एक कोई कार्ड होता है इनका, स्पेशली कोई इनका एक जो सिर्फ आर्मी वालों को अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास वो वाला कार्ड नहीं है तो आप अंदर नहीं आ सकते। और आई थिंक मेरे हिसाब से यही रीजन है कि ये कुछ ऐसी चीज छुपा रहे हैं, और हम सबको पता है कि वो क्या चीज छुपा रहे हैं, क्योंकि जो कश्मीर के अंदर, स्पेशली कश्मीर के मुसलमानों पर जो पाकिस्तान जो है जुल्म कर रहा है, आई थिंक वो छुपाना चाह रहे हैं पाकिस्तान। और दूसरा जो, खैर मैं इस बात पर एग्री नहीं करता कि जो है कश्मीर खुद ब खुद भारत से जुड़ जाएगा। आई थिंक जब तक पाकिस्तान आर्मी और ISI इस तरह से कश्मीर के लोगों को टॉर्चर करती रहेगी, उनकी आवाज दबाती रहेगी, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को उधर नहीं जाने देगी, तो आई थिंक जब तक, तो आई थिंक ये खुद नहीं हो सकती चीज। और मैं समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज के ऊपर बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके आई थिंक कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान आर्मी और ISI को, उसको बंद करना चाहिए जाकर। शाहीन अली जी, जो आपने कहा कि पाकिस्तानी चैनल्स पर बाकायदा एक एजेंडा चलाया जाता है, जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही थी, या जब G20 के लिए विदेशी मेहमान या बड़ी बड़ी महाशक्तियां भारत में आ रही थी और भारत के दम को देख रही थी, उस वक्त भी ऐसा एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आम लोग, या मैं सिर्फ आपसे ही पूछूं कि आपने क्या महसूस किया, या आम लोग जो पाकिस्तान के हैं वो क्या महसूस कर रहे होते हैं उस वक्त? देखिए उस वक्त में, देखिए हकीकत सबको पता है, कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई एक छोटा सा नन्हा बच्चा नहीं होता, कोई, उन सबको हकीकत पता है कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा होता है, ये बात उन सबको पता है। लेकिन ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान में रहते हैं तो उनको पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। और जैसे अभी एक मूवी भी आई थी गदर 2, जिसके अंदर बोला था कि अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को मौका मिले इंडिया जाने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली होगा। आई थिंक वो जो जुमला था वो बहुत डीप था, मैं समझता हूँ, और वो उसके अंदर 100% सच्चाई थी उस जुमले के अंदर। हामिद बुशानी साहब, गदर 2 का भी काफी विरोध पाकिस्तान में हुआ, लेकिन जैसा बता रहे हैं शाहीन अली साहब कि वो जो एक जुमला था वो वाकई में हकीकत में बदल सकता है। जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के हैं, एक तरफ पाकिस्तान में इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही है, दूसरी तरफ भारत के बढ़ते कदम दुनिया की तरफ और एक टोन सेट करने की जो भारत की कोशिश है अब दुनिया की, क्या ये दोनों वजह हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर भी आवाजें उठने लगी हैं और आम आवाम भी ये समझ रही है कि प्रोपेगेंडा क्या है और सच्चाई क्या है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
डेफिनेटली जो भारत का एक रिमार्केबल ओपनिंग है इंटरनेशनली ट्रेड में, बिजनेस में और इकोनॉमी के हवाले से, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। इज नॉट जस्ट लाइक पाकिस्तान या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीरी इलाके हैं, बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंटरनेशनली इसको फील किया जा रहा है कि भारत एक उभरती हुई ताकत है जो फ्यूचर में एक डेवलप कंट्री के तौर पे जो है वो अपनी स्पेस क्लेम कर सकती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन ये जो कुछ आप पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली दफ़ा इस तरह नहीं हो रहा है। इन इलाके के लोगों ने एक बहुत ही लेंथी किस्म की और डिफ़िकल्ट किस्म की स्ट्रगल की है अपने राइट्स के लिए, जिसके लिए उन्होंने मारे खाई हैं, जेलें काटी हैं, जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त किया है, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए हैं, और एक ऐसे माहौल में हुए हैं जहाँ पे उनको लोरी जो है वो प्यार की दी जाती रही। पाकिस्तान का नैरेटिव उनके लिए ये था कि आप और हम एक ही लोग हैं, हम में और आप में कोई फर्क ही नहीं है, इसलिए जो कुछ हम आपके साथ कर रहे हैं इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हम अपने लोगों से कर रहे हैं। ये एक जो इसका एक एस्पेक्ट था जिसकी वजह से अब इन इलाकों के लोग प्यार से भी डरते हैं। ये जो कहते हैं ना खुद ब खुद प्यार के जरिए भारत के साथ मिल जाएंगे, चूंकि प्यार का उनको बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। जो आप इस वक्त अनरेस्ट देख रहे हैं पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में, उसकी वजह यह है कि लोगों को ये शऊर पैदा हुआ है कि उनके वसाइल, उनकी जो हक़ मलकियत है और उनकी जो हक़ हुक्मरानी है वो प्यार के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, मज़हब के नाम पे और इस्लाम के नाम पे उसको गज़ब किया गया है, जिसके नतीजे में आपको ये हर टाउन में, हर गांव में, हर मोहल्ले में एक अनरेस्ट नज़र आती है। वो अनरेस्ट जो बुनियादी तौर पे है वो अपनी इंटाइटलमेंट का सवाल लोग उठा रहे हैं कि इस धरती के मालिक हम हैं, वारिस हम हैं और इसके बारे में डिसीजन करने का इख्तियार हमें है। जबकि प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि पाकिस्तान में डिसीजन होता है, और उसकी एक बड़ी खौफनाक मिसाल जो है वो मंगला डैम, एक बड़ा मशहूर डैम है जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 1962 में बना था जी। और 1962 से लेके आज तक उसकी रॉयल्टी के नाम पे एक पैसा जो है वहाँ के लोगों को नहीं मिला। और जब वो उनसे पूछते हैं कि भाई हमारी रॉयल्टी कहाँ है, तो वो कहते हैं जी आप चूंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मेंबर नहीं है, हमारा सूबा नहीं है, इसलिए हम आपको रॉयल्टी नहीं दे सकते। लेकिन आप हमसे रॉयल्टी की बात क्या करते हैं, आप और हम तो एक ही चीज हैं। और उसके जवाब में वो उनको एक छोटी सी पीनट के कैलिबर पे उनको कुछ मदद दे देते हैं कि जी ये हम आपकी जो है वो इमदाद कर रहे हैं। तो ये जो सारा सिस्टम था, जो जुल्म का निज़ाम था, जो इनजस्टिस था, जो डिस्क्रिमिनेशन थी और जो उनके वसाइल की लूट खसूट हो रही थी राइट फ्रॉम 1947, वो आके सोशल मीडिया ने उसको एक्सपोज कर दिया। तो लोग एजिटेशन के लिए निकल के आ गए सड़कों पे। अब उनके पास एक ऑप्शन आ गया है कि हम जो है वो भारत के साथ भी जा सकते हैं। पहले तो ये था कि इन इलाकों में अगर कोई ये बात करे कि हम भारत के साथ जा सकते हैं या भारत के साथ हमारा कोई हिस्टोरिकल, कल्चरल और जियोग्राफिक ताल्लुक बनता है, तो उसको गद्दार करार देके तो उसको काबिले कत्ल और गोली मारने का जो है हुक्म दिया जा सकता था या उसको उठा के डिसअपीयर किया जा सकता था। अब आप खुद अपने वीडियोस में देखते हैं कि लोग ओपनली ये ऑप्शन जो है उसकी बात कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया की वजह से कम्युनिकेशन जो है वो ओपन हुई है और ये बात आप लोगों तक भी पहुंची है। बिल्कुल, देखिए पूरे पाकिस्तान से ऐसी खबरें सामने आती हैं, ऐसे ऐसे बयान सामने आते हैं और आम आवाम की जो असल भावना है वो कम से कम पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। शाहीन अली जी, जैसा आप बता रहे थे, ये इतनी बेचैनी क्यों रहती है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। क्योंकि अगर भारत में कोई आयोजन हो रहा है, अगर बड़े बड़े नेता भारत में आ रहे हैं, अगर सऊदी अरब के प्रिंस आ रहे हैं, इस पर पाकिस्तान की इतनी कड़ी नजर क्यों और इतनी बेचैनी क्यों कि पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चलना शुरू हो जाएगा तब, जबकि आम जनता को सब कुछ पता है? देखिए, इसका ना सबसे बड़ा मैं ब्लेम हमेशा देता हूँ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को।
अगर आप पाकिस्तान की किताबें खोलकर देख लेना पाकिस्तान के स्कूल के अंदर, तो एक छोटा सा बच्चे को भी ना आपको गजवा हिंद ये लोग पढ़ाते हैं, बोलते हैं कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर तो पाकिस्तान से एक दिन जुड़ेगा। जब ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये चीजें पढ़ाते हैं ये लोग, तो इसकी वजह से फिर बच्चों के जहनों में भी यही चीज आती है, जिसकी वजह से जब देखें पाकिस्तानी मीडिया वो चीज दिखाएगा जो पाकिस्तान के लोगों को पसंद है। अब लोगों को इन्हीं चीजों के अंदर पसंद होता है कि भाई गजवा हिंद होगा, ये झूठे अपने दिमागों में बिठा कर रखते हैं कश्मीर हमारा है, इनको फेक हिस्ट्रियां बताई जाती हैं जब, तो आई थिंक इसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया भी मजबूर होते हैं ये सब फजूल बातें दिखाने का। जनरल कुलकर्णी साहब, ये जो जितना भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया जाता है वो एक्सपोज भी हो रहा है, आम आवाम तक पहुंच रहा है। एक तरफ भारत का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पर है और इसीलिए हमारे लीडरशिप की तरफ से ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि ये जमीन पर उतरने में कितना मुश्किल है या कितना आसान है? क्यों कह रहे हैं कि ये भारत का समय है और जो पाकिस्तान से आवाज उठ रही है उसे हमें सुनना चाहिए और वो काम करना चाहिए जिसका इंतजार हिंदुस्तानियों को है कई सालों से? इसमें कोई शक नहीं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई शक नहीं। सब पैनलिस्ट मानते हैं कि और पूरे पाकिस्तानी भी मानते हैं कि भारत का अभिन्न अंग है और हम भी इसके ऊपर ले सकते हैं। लेकिन अगर ये वहां के लोग जो बाशिंदे हैं वो खुद, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, उस जुल्म के मद्देनजर खुद वहां के लोग आना चाहते हैं। मैं तो खुद मिला हूं वहां के लोगों को, जब हम बातचीत करते हैं वो खुद कहते हैं कि हमारे को जिस प्रकार से, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा अपने पैनलिस्ट ने, कि वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना बदतर हो गया है और हर बात बच्चे को यही पढ़ाई जाती है कि सब कुछ वहां पे हिंदुस्तान में है जो गलत है। और वो जब यहाँ पे हमसे बातचीत करते हैं और जो अपने मेहमानों और अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आते हैं, तब वो देखते हैं यहाँ पे तो जन्नत है। और जब वहां पर देखा जाए तो जिस प्रकार से जुल्म हो रहे हैं पीओके के अंदर, उसको देख करके वो हैरान हो जाते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तानी जो है प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और पाकिस्तान जो है, क्योंकि सरकार किसकी है पाकिस्तान में, हर हमेशा फौज चलाती है और फौज जिस प्रकार से जुल्म करती है, यही कारण है वहां की जो शिया बाशिंदे हैं वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से वो कारगिल से उनका विलय हो जाए, जिससे कि कम से कम उनका रहने के लिए जो इज्जत है। नहीं तो वहां पे इतनी किल्लत है, चाहे पानी की हो, इतना डैम की बात है, पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, खाने की किल्लत, इतना इन्फ्लेशन हो रखा है, पेट्रोल नहीं, परेशानी, लोग गुम हो जाते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी उनके ऊपर जुल्म करती है, उनको मालूम है। तो इस वक्त उनको लगता है कि वक्त आ गया है कि विलय भारत के साथ होना चाहिए और कारगिल के साथ वो रूट, कारगिल वाला रूट खुलना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए दोनों के बीच में, जिससे कि कम से कम उनको फायदा तो हो। नहीं तो देखिए कुलकर्णी साहब, यही वजह है जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। जो बड़े बड़े नारेबाजी हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। और जैसा कि अयूब मिर्जा साहब कर रहे थे कि ये भावना वहां के लोगों में है कि हम हिंदुस्तानी हैं, आप बेशक चाहे कितना भी जुल्म कर लीजिए और हिंदुस्तान में हम लोग मिलकर रहेंगे। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, ब्रेक से जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। लगातार चर्चा जारी है कि आखिर पीओके को लेकर जिस तरीके की मांग उठाई जा रही है, वो मांग अब क्या बहुत जल्द संभव होने वाली है और क्या पीओके अब भारत में मिलने जा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अयूब मिर्जा साहब, जैसा आप बता रहे थे कि ये वहां के लोग जानते हैं कि वो हिंदुस्तानी हैं, उनका जो देश है वो हिंदुस्तानी है। उसके बावजूद जो एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, दरअसल होता क्या है पीओके में, जो वहां के लोग इतने प्रताड़ित हैं और अब मांग खुले तौर पर सामने आ रही है, चाहे कितना भी दबा लो उनको। देखिए मेरी बहन, बात यह है कि जितने हमारे पैनलिस्ट हैं और इस वक्त जितना भी इंडियन मीडिया भी है, वो माजी में जी रहा है। वो हाल के, चूंकि उनको अदराक नहीं है, हाल का पता नहीं है, इसलिए वो अभी भी माजी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। हालात तब्दील हो चुके हैं, मानसिकता बदल चुकी है पीओजे की और गिलगित बल्तिस्तान की। लोग पाकिस्तान से हमेशा आजादी चाहते थे, लेकिन अब तब्दीली ये आई है कि अब मुकाबला हो रहा है उनके बारे में जो रियासत की, इंडिपेंडेंट रियासत की शक्ल में चाहते थे कि हो, और वो जो कहते हैं कि भारत के साथ जाया जाए। अब मेरा ये कहना है कि 1947 वाली इंडिपेंडेंट रियासत दोबारा कभी भी कायम नहीं हो सकती। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ना तो किसी एक एथनिक ग्रुप के बेसिस पे नेशनलिस्ट मूवमेंट चल सकती है, गिलगित वाले शिया गिलगिती हैं, इसी तरह से
कश्मीर वादी वाले सुन्नी मुसलमान और कश्मीरी हैं, जम्मू वाले हिंदू सिख और डोगरे हैं, लद्दाख वाले बुद्ध मत और लद्दाखी हैं। तो ये नेशनल बुनियादों पे या रिलीजियस बुनियादों पे यहाँ कोई मूवमेंट नहीं चल सकती, ये लोगों को अब समझ आ चुकी है। मैं आपको दो चीजें सिर्फ कहना चाहता हूँ। एक ये कि हम अगर ये कहते हैं कि हम भारत के साथ वापस जुड़ना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, हम पैसों के लिए नहीं जुड़ रहे, ये गलतफहमी दूर करें। हमारे पास 78.59 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं, हमारे पास पानी है, दरिया है, लकड़ी है, जंगलात हैं, मादनियात हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमारे ऊपर एक गैर फौज ने, जिसने इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ है, हमारे जगहों पर कब्जा किया हुआ है। हम निहत्थे लोग हैं, फौजों से लड़ती हैं, समझ आई ना। हमारा सिर्फ भारत से ये कहना है दो चीजें। नंबर 1, हमें भारत के साथ मिलने में फैसिलिटेट किया जाए। नंबर 2, आजाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं और जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, इसको नो फ्लाई जोन करार दिया जाए, ताकि हमारे ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स बमबारी ना कर सके, क्योंकि ये करेंगे बमबारी हम पे। दूसरी और आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त हम बिल्कुल इस स्टेज पे पहुंच गए जहां हम एक बॉडी बना रहे हैं। आप उसको गवर्नमेंट एंड एग्जाइल भी कह सकते हैं, आप उसको नेशनल लिबरेशन काउंसिल भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे, लेकिन उसका मकसद है कि एक ऐसी बॉडी हम बना रहे हैं जो अब दिल्ली आके भारतीय सरकार के साथ नेगोशिएशन शुरू करेगी ट्रांसफर ऑफ पावर के। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। ये आप जो जनरल साहब का आज बयान है, जिसके ऊपर आज पूरी हर जगह थरथली मची हुई है, उसको सिर्फ एक जो है वो कॉस्मेटिक बयान ना समझें, इसके पीछे बड़ा काम हो रहा है। और मैं ये आपके चैनल के तवस्सुत से जितने डायस्पोरा में हमारे लोग बैठे हैं उनको दावत देता हूं कि वो आए और हमारे साथ शामिल हों और इस ग्रुप में शामिल हों, ताकि हम बेहतर पोजीशन में हों भारत के साथ जो है ट्रांसफर ऑफ पावर के नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाने में। हाँ। तो अब हम बिल्कुल वहां पहुंच चुके हैं जहां पे अब भारत के साथ वापस शामिल होना, मैं ये नहीं कहता भारत के साथ शामिल होना, हमेशा मैंने कहा भारत के साथ वापस शामिल होना, क्योंकि हम भारत का हिस्सा हैं जिसपे गैर मुल्कों ने कब्जा किया हुआ है। वो आखिरी फाइनल स्टेजेस में हम पहुंच रहे हैं अब। जी शहन अली जी, जो आयूब मिर्जा साहब कह रहे हैं, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, और ये बातें ऐसी नहीं है कि पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं पता होगी। जो आवाज पीओके से उठ रही है, एक वो, और दूसरा जो पाकिस्तान के लिए या इंडिया की तरफ से या इंडिया के लीडर्स की तरफ से, भारत के लीडर्स की तरफ से जो बड़े दावे, बड़ी बातें कही जा रही हैं, इशारा साफ तौर पर दिया जा रहा है कि पीओके अब बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा। खलबली तो पैदा कर रही होगी वहां की हुकूमत में। क्या चर्चाएं इन बयानों को लेकर पाकिस्तान में होती है, आवाम में होती है? देखिए, जो अयूब मिर्जा साहब ने कहा, मैं उस बात से 100% एग्री करता हूं, क्योंकि देखिए स्पेशली कश्मीर के लोग ना अब कुछ भी कर सकते हैं बस पाकिस्तान से अलग होने के लिए। ऑफ कोर्स उनकी नंबर 1 चॉइस तो यही होगी कि वो वापस इंडिया के साथ जुड़े, लेकिन अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा नहीं भी होता तो वो कोशिश ये करेंगे कि भाई पाकिस्तान से हमें अलग कर दो, बेशक आजाद कर दो, हमें जो भी कर दो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम जिस स्टेट में हैं, जिस स्टेट में हम जिस वर्स्ट कंडीशन में हम रह रहे हैं पाकिस्तान के साथ, हम जहां भी जाएंगे उससे तो बेहतर ही होगी कंडीशन। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसका जो है ना, हमेशा लोग पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं कि जी मोदी जी बड़ा जुल्म करते हैं कश्मीर के ऊपर, गुजरात का कसाई, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स मोदी जी के बारे में। लेकिन मैं हमेशा से समझता हूं कि आई थिंक मोदी जी ने जितनी ढील दी है, तो ये आई थिंक इतनी ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि इंडियन आर्मी के लिए इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होगी, 5 मिनट के अंदर वो वापस से अपना कश्मीर वापस ले सकते हैं। मोदी जी मेरे हिसाब से सिर्फ इस वजह से रुके हुए क्योंकि उनको पता है, सिर्फ इंसानी जानों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कश्मीर के अंदर गए तो हो सकता है कोई बेगुनाह कोई मासूम भी मारा जाए। सिर्फ इस वजह से आई थिंक मोदी जी रुके हुए। लेकिन आई थिंक मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, पाकिस्तानी एजेंसीज जो कर रही हैं, आई थिंक वो बहुत बुरा है, स्पेशली कश्मीरियों के लिए। और कश्मीरी लिटरली तड़प रहे होते हैं कि भारत से कोई मदद आए ताकि वो वापस से भारत की। हामिद बिशानी साहब, शाहीन अली जी की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, जैसा वो कह रहे हैं कि दरिया दिली है ये भारत की, कि भारत अभी कुछ कदम नहीं उठा रहा है, या भारत की जो फौज है वो कोई कदम नहीं उठा रही है, क्या इसी का फायदा पाकिस्तान में मौजूद जो हुकूमत है वो उठाती है और भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, यहाँ की आवाम के खिलाफ और कश्मीर के खिलाफ जो मनचाहे चलाने की कोशिश करती है, और यही वहां की आवाम की जहन में भर दिया जाता है?
देखें जी, डेफिनेटली ये भी एक उसका पहलू है कि अवाम को वो जाहिर है कि बसी पैमाने पे मैनिपुलेट करते हैं अपने हक में। लेकिन बुनियादी तौर पे कुछ ना होने की एक वजह ये भी थी कि हिस्ट्री में कभी भी मैस लेवल पे उस तरह की मूवमेंट जो है वो आज तक सामने नहीं आई है, जो अब हो रहा है। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है कि लोग जो है एक बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पे आ गए हैं और वो एक कंप्लीट रिबेलियन जो है उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसको मिसअंडरस्टैंड या मिस इंटरप्रेट करना भी जो है वो एक खतरनाक बात है। बुनियादी तौर पे देखना ये है कि वो सड़कों पे जो मुतालबा लेके आए हैं वो अपना हक मलकियत मांग रहे हैं अपनी धरती के वसाइल पे जो कि पाकिस्तान के पास हैं, और वो उसको बाकायदा पिन पॉइंट कर रहे हैं, उसको गिन के बता रहे हैं कि ये हमारे 9-10 डैम्स हैं, ये हमारी लकड़ी है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं जिसको पाकिस्तान में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उसके रिटर्न में हमें वापस कुछ नहीं दिया जा रहा। जिसका दूसरा मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में वो ये कह रहे हैं कि जिस धरती पे हम बसते हैं इसके मालिक हम हैं और इसके रिसोर्सेज को तकसीम करने और उनको इस्तेमाल करने का हक यहाँ के अवाम को मिलना चाहिए। जिसके जवाब में पाकिस्तान उनको ये कहता है कि ये हम नहीं कर सकते चूंकि आप एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी हैं बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो हमारा प्रोविंस नहीं है और ना ही किसी इस तरह की अरेंजमेंट में आते हैं जिसकी वजह से हम आपको आपके वसाइल वापस करें। लेकिन एट द सेम टाइम उनके वसाइल की जो लूट है और उनके वसाइल से जो फायदा उठाने का प्रोसेस है वो बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटोरी के वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। तो नेट शेल में जाके जो लड़ाई बनती है वो इंटाइटलमेंट की लड़ाई है जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं और आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कहते हैं, उसमें लड़ी जा रही है। अब इसका जो है टर्न क्या आना है आगे जाके, ये खतरनाक सिचुएशन डेफिनेटली इख्तियार कर सकती है। चूंकि पाकिस्तान जिस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है और जिस तरीके से अपने ही बनाए हुए एक जालमाना निज़ाम और जुल्म और तशद्दुद का खुद अपने बोझ के तले आके तो वो कांप रहा है, वो इस तरह के मुतालबात को तस्लीम नहीं कर सकता। सिर्फ मंगला डैम की रॉयल्टी वापस करने के लिए कश्मीरियों को पाकिस्तान को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, जो जाहिर है उसके पास नहीं है। पाकिस्तान जो है $1 बिलियन और $2 बिलियन की बुनियाद पे रोजमर्रा की जो है वो जिंदगी गुजार रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने टेक ऑफ किया है इकोनॉमी के हवाले से और इंटरनेशनल स्टेचर के हवाले से, क्या इंडिया जो है उसने जो इम्पैक्ट छोड़ा है कश्मीरी अवाम पे या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अवाम पे उसको मटेरियलाइज करने के लिए तैयार है या नहीं है। महज 2-4 बयानात दे देने से या ये कह लेने से कि हम ये कर लेंगे उससे जो है वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कुलकर्णी जी से इस बात का जवाब लूं, लेकिन उससे पहले अयूब मिर्जा साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। बोलिए मिर्जा साहब। देखें, बाशानी साहब जो बात कर रहे हैं ना, पहले वो कह रहे थे कि हमेशा ऐसे प्रोटेस्ट थ्रू आउट रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट नहीं हुए। दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन जो बाशानी साहब जो खदशात जाहिर कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा तबाही की तरफ भी जा सकते हैं और मसलन खूनरेजी भी हो सकती है, उसी से तो हम बचाने के लिए ये बॉडी बना रहे हैं जो दिल्ली जाके दिल्ली सरकार के साथ कुछ गारंटीज लेना चाहती है। आजादी तो 2 मिनट में आप हासिल कर सकते हैं। जो भाषानी साहब फरमा रहे हैं कि वहां के लोग हक मिल्कियत की बात कर रहे हैं, तो इसी हक मिल्कियत की गारंटी के लिए हम एक समझ लें, हमने कोई अनाउंस नहीं की, लेकिन जैसे कि एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल होती है, ऐसी एक बोर्ड बना रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की तश्कील कर रहे हैं जो दिल्ली से जाके ये कहे कि आप अपने समाधान में हमें गारंटी दें कि पीओजे के भारत में शामिल होने के बाद अपने वसाइल पे उसका अपना इख्तियार होगा, हमारा हक मिल्कियत होगा। अब अगर भारतीय संविधान को देखा जाए तो जो 28 रियासतें भारत के साथ जुड़ी हुई हैं, उन 28 की 28 रियासतों में जो उनके वसाइल हैं उनके वो खुद मालिक हैं, भारतीय सरकार सेंटर जो है वो एक टीला भी उनकी इजाजत के बगैर वहां से
ले के सेंटर में नहीं आ सकती। नंबर एक। नंबर दो जो है, हम ये चाहते हैं कि एक गिवन पीरियड तक 10 साल चलो कह लें, पीओजेके और जीबी को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत खराबियां हैं जिनको दूर करना है। हम भारत से, मैं फिर कह रहा हूं, हमें भारत का पैसा सरकार का नहीं चाहिए, पैसा हमारे पास ठीक है। आप आ चुके हैं ना अयूब मिर्जा साहब, ये डॉक्टर कुलकर्णी जी चाहिए, समझा टीचर पाएंगे। चाहिए। कुलकर्णी जी, एक बात हामिद बशानी साहब ने कही और एक बात अयूब मिर्जा साहब कह रहे हैं, क्या यही बढ़ते कदम या यही जो छोटी बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं, जो अयूब मिर्जा साहब भी बता रहे थे, यही कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर रही है? यानी अंदर खाने कुछ तो चल रहा है जिसके बयान सामने आ रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्शन। बिल्कुल कोई शक नहीं, कुछ तो चल रहा है। यही कारण है कि वहां के जो बाशिंदे हैं खास करके विलय चाहते हैं, पर विलय शर्तों से नहीं होता है। विलय होएगा क्योंकि वहां के सारे के सारे लोग भारत के साथ एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, और वो उन्होंने देख लिया है। 1947 से लगातार वो देखते आए हैं जिस प्रकार से उनके साथ जुल्म हो रहे हैं। 1963 में उन्हीं के हुंजा वैली के शक्सकम वैली पाकिस्तान ने चीन को एक तोहफे में दे रखी है। अब चीन को वहां से काराकोरम हाईवे बनाने का पूरा फायदा देकर के ग्वादार जा रहा है। तो ये काफी, अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान को इस तरीके से बांध रखा है कि वहां के जो बाशिंदे हैं, मैं तो कहता हूं कि मिर्जा साहब के मुंह में घी शक्कर, वो जो चाहते हैं कि विलय हो, और जिस प्रकार से वो लोगों को साथ में लाना चाहते हैं भारत के साथ, हम उनके साथ खड़े हैं। विलय प्रेम से होना चाहिए, और वहां के बाशिंदे खुद चाहते हैं कि वो भारत के साथ विलय हो। वो विलय होगा, आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जुल्म शिया कम्युनिटी के बरखिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है, वहां के जो क्लेरिक है उन्हीं को उन्होंने अरेस्ट कर रखा है पाकिस्तान की सरकार ने और पाकिस्तान की आर्मी ने। तो उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है ना, कि जहां पे उनको एक तरीके से कोई फ्रीडम ही नहीं है, कोई काम करने का तरीका ही नहीं है। हाँ। और खुश है वहां के लोग अगर वो भारत के साथ विलय देखिए, एक तरफ करें। जुल्म हो रहा है, वहां के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, और इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि यही समय है, सही समय है पीओके का भारत में विलय कराने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।